कक्षा 10वीं के विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर विज्ञान विषय का आपका पेपर है। इसके लिए सभी क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। इसमें आपके आंसर सभी कंप्लीट करवाए जाएंगे, है ना। क्वेश्चन पेपर बताया था पिछले वीडियो में, इसके आंसर आपके सभी को बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जरूर से हम कंप्लीट कर लेंगे। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जहाँ पे ऊष्मा निकल रही है किसी चीज़ से, अगर हम आग जलाते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकल रही है ना। ऊष्मा जब बाहर निकलती है तो आग बाहर निकल रही है, उसमें से ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है बाहर की ओर, उत्सर्जित हो रही है। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? निकलना। तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माशोषी क्या है? जैसे वही आग जल रही है और हम उसके पास ठंड लग रही है, बहुत ताप रहे हैं, है ना, ताप उससे ले रहे हैं, तो हमारे अंदर जो ऊष्मा अवशोषित हो रही है जिससे हमें गर्मी पड़ रही है तो उसे शोषी कहेंगे, ऊष्माशोषी। तो ये रहेगी ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया। इस प्रकार से इसका उदाहरण है जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सी सिल्वर तथा क्लोरीन में बदलना, इसका उदाहरण है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका दिया गया था। उसमें ऑक्सी श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है ना, तथा वह अपचयित होता है। तो हमारा भोजन भोजन कैसे पचता है? जब हम ये ऑक्सीजन लेते हैं ना तो इससे भोजन पचता है, ये पाचन में सहायक होती है। ऑक्सीजन जो होती है भोजन को विघटित करने में, उसे तोड़ने में, छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ने में ऑक्सीजन बहुत सहायता करती है। तो इसी कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है जो कि हमारे शरीर को पोषण प्रदान करती है। अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा मुक्त तो होती है, शरीर से बाहर भी होती है और अंदर तो मिलती है। सोडियम को मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। तो अभिक्रियाशील धातु होने के कारण ये खुले में नहीं रखी जा सकती, इसी कारण से मिट्टी के तेल में डुबो करके रखते हैं क्योंकि ये आग ना पकड़ ले। इस प्रकार इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दिया गया है 2 अंकीय क्वेश्चन में ये आएगा ही आएगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ़ किया जाता है, क्यों? आंसर रहेगा उसे साफ़ किया जाता है क्योंकि उसकी जो सतह होती है ना उस पर धूल कण पाए जाते हैं कई प्रकार के, तो उसकी पूरी सफाई के लिए, ताकि उसमें जो आवेश है वो ठीक तरह से उत्पन्न हो सके, इसलिए उसे साफ़ किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ़ किया जाता है ताकि उसकी ऊपरी सतह के जो धूल कण होते हैं वो साफ़ हो जाएँ अच्छी तरीके से, और मैग्नीशियम सतह वो प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके, किसके? हवा के। तो इसी कारण से किया जाता है। आंसर रहेगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? 2 अंक में क्वेश्चन आया तो कह देना है कि अपचयन और उपचयन दोनों पर रहा है ना, अपचयन और उपचयन दोनों साथ हो रही हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगर अपचयन और उपचयन दोनों साथ घटित हो ना तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अपचयन में होता क्या है? अपचयन अभिक्रिया में होता है कि अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना। अपचयन में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन बढ़ती जाती है। और अब उपचयन की बात कर रहा था, जैसे मैं उपचयन बता रहा था, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन में। अप और उप अलग अलग हैं। उप में क्या हो रहा है? बढ़ रही है ऑक्सीजन, वृद्धि हो रही है, इसमें कम रही है, नष्ट हो रही है, ह्रास हो रहा है अपचयन में। दोनों में अंतर याद रखेंगे। निकट दृष्टि दोष क्या है? ये क्वेश्चन बताया था 5 अंक में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है? कारण निर्माण के साथ आपको इसका चित्र बनाना है। तो यहाँ पर रहेगा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य पास की वस्तुएं तो देख सकता है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता। तो कैसे इसको याद रखना है? बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो पास की तो दिख रही है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की तो दिख रही है लेकिन दूर की नहीं दिख रही, तो निकट है। जहाँ की दिख रही हैं वही दोष है ना। पास की वस्तुएं दिख रही तो निकट दृष्टि दोष है, निकट की दिख रही तो निकट है, और दूर की दिख रही तो दूर दृष्टि दोष है ना। इस प्रकार से याद रखेंगे। इसका ये डायग्राम रहेगा, यहाँ पे ये जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है, रेटिना रहेगा। इस प्रकार से पूरा इसका डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका दूर दृष्टि दोष, ये देखिए सेकंड है दूर दृष्टि दोष। निकट देखा उसी प्रकार से दूर होगा, तो दूर दृष्टि दोष उसी प्रकार होगा। इसकी परिभाषा मैंने बता ही दी है, ये रहेगी आपकी परिभाषा। इसके दूर दृष्टि दोष के निवारण रहेंगे और कारण रहेंगे, है ना।
किस प्रकार से देख सकते हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उसमें दिया गया था, मैं आपको उसी का आंसर बता रहा हूँ। तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। जो भी छात्र नए हैं जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। देखिए, तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं और तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल में विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। गर्म और ठंडी हवा के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार परिवर्तित होता रहता है। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का इस प्रकार लगातार अपवर्तन होता है तो प्रकाश किरणें निरीक्षक की आंखों तक यानी कि हम देखते हैं तो हमारी आंखों तक अनियमित रूप से आती है ना। इस प्रकार इसका आंसर जरूर कंप्लीट कर लेंगे। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की बजाय काले रंग का प्रतीत होता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है। अंतरिक्ष यात्री है कोई, जैसे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए तो उन्होंने देखा कि उन्हें आकाश नीला नहीं दिखाई दे रहा। हमें तो यहाँ से नीला दिखाई देता है ना, जनरली तो नीला दिखाई देता ही है, लेकिन अंतरिक्ष से यहाँ पे काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। ये सीधा सा आंसर इसका, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल उपस्थित नहीं है। तो इसी प्रकार प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश काला नजर आता है। आंसर रहेगा। इसके बाद है अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो हजामत बनाने में और चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है ना। तो ये दोनों आंसर याद रखेंगे। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन है ना, चमकीले सतह से प्रकाश का परावर्तन 2 नियमों के अंतर्गत होता है। प्रकाश के परावर्तन के यहाँ पे ये नियम लिखे हुए हैं, आपको इन्हें याद रखना है। साधारण दर्पण की एक पट्टी से प्लेन कागज खड़ा करें। इस प्रकार से आप कैसे प्रकाश के परावर्तन को जान सकते हैं उसके बारे में, तो ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको देखना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये याद रखना है ना। तो आता क्या है क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, यानी कि परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन का नियम कहता है कि परावर्तन जो कोण होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है। ये देखिए डायग्राम में देख सकते हैं, ये परावर्तन कोण है और ये आपतन कोण यहाँ पे बन रहा है। तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, बराबर होते हैं। आपतित किरण है, परावर्तित किरण, जो आपतित किरण होती है ना, जैसे जे है, जे आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। आपतित किरण क्या होती है? जो ऊपर से आ रही है, और परावर्तित वो हो रही है जो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जा रही है, वो परावर्तित किरण होती है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही तल पर होते हैं। सभी तरह के चमकीले सतहों से परावर्तन के नियम समारूप से लागू होते हैं। तो चमकीली सतह जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है प्रकाश, तो वहाँ पे क्या होते हैं? ये नियम लागू होते हैं। 2 नियम होते हैं परावर्तन के, याद रखेंगे। ये डायग्राम बनाएंगे। मनुष्य के पाचन में लार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें बता चुका था। आंसर देखिए, ये भोजन के पाचन में लार की क्या है? अहम भूमिका है। ये भोजन को, सीधी सी बात है, पॉइंट में लिख देंगे तो और अच्छी बात है। भोजन क्या होती है? लार को चिकना बनाती है। लार क्या होती है? भोजन को चिकना बना देती है, जिससे वो ग्रसिका से आसानी से निगल सकते हैं हम उसे, है ना, कोई कठिनता नहीं आती है उसमें। तो लार भोजन को चिकना बनाती है, उससे वो चबाने में ठीक रहता है और गीला करने में मदद करती है, ताकि वो आसानी से हमारे ग्रसनी से अंदर चला जाए आराम से, तो वो इसका मार्ग आसान हो जाता है। तो लार में जो एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे एक टाइलिन एंजाइम होता है वो उपस्थित होता है, एक एमाइलेज हो जाता है। तो ये सारे जो होते हैं ये बहुत ही मदद करते हैं लार भोजन के पाचन में। तो मनुष्य के आहार नाल का आपको चित्र बनाना था, इसका आंसर रहेगा ये। कंप्लीट कर लेंगे, चित्र दिया गया है, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है आपका ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन, यानी कि वायवीय और अवायवीय। इन्हें ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन भी कहा जाता है। ये दिए गए हैं आपको, इसके 5 अंतर, 5 याद करने हैं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसका ले लेंगे। देखिए कंप्लीट रहेंगे। मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाइए। बिल्कुल आना ही है मानव उत्सर्जन का चित्र, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, रक्त और लसिका में 2 अंतर लिखिए। रक्त और लसिका में अंतर रहेंगे 2 क्या 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे। 4 कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रहेंगे आपके अंतर रक्त और लसिका में। रक्त एक तल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? लाल रंग का होता है। लसिका श्वेत रंग का होता है। इस प्रकार से आपके अंतर दिए गए हैं। आगे देखते हैं, धमनी एवं स्राव में अंतर लिखिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। देखिए ये रहेगा आपका धमनी एवं स्राव में अंतर। इसके बाद देख सकते हैं, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका का, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका
तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। क्या? न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। एक डेंड्रॉन इसमें मुख्य रूप से होता है, देखिए यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, डेंड्रॉन होता है। एक एक्सोन तंतु होता है, एक एक्सोन ऊपर की ओर होता है, केंद्रक तो होता ही है बीच में। तो ये रहेगी इसकी न्यूरॉन की संरचना। हर बार पूछी जाती है न्यूरॉन की संरचना बनाइए, ये हर बार क्वेश्चन आता है। इसका डायग्राम आपको सीख लेना है जल्दी से। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके मुख्य भाग जो होती हैं उनको लिखा गया है। सूचना का आवेग डेंड्रॉन से कोशिकाएं की ओर चलता है, तो इनसे सूचनाओं का जो होता है आदान प्रदान होता है, सूचनाएं इनमें संचरित होती हैं। यहाँ पर रहेगा आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, क्यों? ताकि आपको जो घेंगा नामक रोग है वो ना हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पोषक तत्व होते हैं आयोडीन में। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है, जो कि थायरॉक्सिन निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो आयोडीन यदि हम नहीं लेंगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसका निर्माण कैसे होगा? इसलिए थायराइड ग्रंथि वो स्थल पर जाएगी। इसके लिए क्या होता है, थायराइड ग्रंथि, अगर थायरॉक्सिन की कमी हो गई, आयोडीन नहीं खाया हमने और थायरॉक्सिन की कमी हो गई, तो हमें घेंघा रोग हो जाएगा। जिससे क्या हो जाता है, फूल जाती है गर्दन, यहाँ पे इतनी बड़ी हो जाती है गर्दन, यहाँ पे फूल जाती है, फूली हुई गर्दन यहाँ पे, जिसे घेंघा रोग कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि कि अपन को आयोडीन की कमी नहीं होने देनी चाहिए। भोजन में अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन के निर्माण में कमी आ जाती है, इससे थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, और थायराइड ग्रंथि फूली तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान खालिस्तान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान है, ऑब्जेक्टिव दे दिए आपको, ऑप्शन दे दिए। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 होता है, 5.4 होता है, इस प्रकार से दे देंगे। लगभग में होता है, कोई फिक्स नहीं होता है ना। तो 5.5 से कम ही होता है अम्लीय वर्षा का, 5.5 से कम होता है ना, मतलब अम्ल है तो अम्ल का 7 से नीचे ही होना होगा। तो 5.5 अम्लीय वर्षा का पीएच मान निश्चित माना गया है ना। तो ये याद रखेंगे। अम्लीय वर्षा होती क्या है ये आपको यहाँ पर देख लेना है। इसका पूरा आंसर दिया गया है। इसका प्रभाव बहुत तेज पड़ता है यहाँ पर वनस्पतियों पर, जीव जंतुओं पर। इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया, पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, उदासीनीकरण है ना। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में कराई जाती है, एक बीकर में अम्ल ले लिया, एक बीकर में क्षार लिया, दोनों को एक में पटक दिया, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो गई? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। दोनों को जब मिलाया जाता है ना तो यहाँ पर लवण और जल का निर्माण होता है। यही आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया, सीधी बात है। जब दोनों की अभिक्रिया कराई जाए, दोनों को मिला के अभिक्रिया कराई जाए और लवण और जल का निर्माण हो, तो यहाँ पे उदासीनीकरण कहलाता है। यहाँ पे इसका उदाहरण रहेगा, इसे याद कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे, पीएच मान, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, है ना, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय अगला क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर भी दिया गया है। तो मुँह का पीएच मान जो होता है 5.5 है, यहाँ पे 55 नहीं है, 5.5 ऐसा है आपका, है ना। मुँह के पीएच का मान जो होता है 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर हमारा मुँह का पीएच मान जो है, पीएच मान हर जो होता है हर अवस्था का होता है ना, अगर 5.5 से, है ना, जो तो अम्लीय है ही, लेकिन अगर इससे कम हुआ है तो हमारे दांत क्या है, टूटने लग जाएंगे, दांत झड़ने लग जाएंगे, टूटने लग जाएंगे, इनका क्षय होने लग जाएगा। दांतों का एनेमल जो होता है, एनेमल क्या होता है आपको पता है? एनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, और यहाँ पर दिया भी गया है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है एनेमल, है ना। एनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, और ये हमारे दांतों के ऊपर एक परत पाई जाती है, यही तो एनेमल है। दांतों के ऊपर एक हल्की सी परत पाई जाती है, पतली पतली, जिसे एनेमल कहते हैं। अगर इसका क्षय हो गया तो यहाँ पे हमारे दांत टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, इसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे, है ना। दंत मंजन का उपयोग करके हम इससे बच सकते हैं। देखिए, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। आंसर इसका कंप्लीट रहेगा। धोने का सोडे के 2 उपयोग लिखे हुए। धोने के सोडे का यूज़ करते हैं हम, इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है। और धोने के सोडे का उपयोग हम घरों में साफ़ सफाई के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए।
साफ सफाई के अकॉर्डिंग, है ना। बेकिंग सोडे का हम खाने में तो करते ही हैं, इसके साथ ही हम इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों के रूप में किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग होता है ना। खाने की चीज़ों को हम मुलायम या स्पंजी बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चन, इनको कंप्लीट कर लीजिए और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, तो इन्हें कंप्लीट कीजिए, आपके पेपर में इनसे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आने वाले चैप्टर्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।